अयोध्या राम मंदिर के लिए भी ट्रस्ट बनाया गया, लेकिन पहले पॉइंट पे ही आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि हम में से कितने ही लोग हैं जो इस बारे में जानते ही नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट जानते हैं। तो पहला सबसे बड़ा लूप होल पहले दिन ही स्थापित कर दिया गया इस तरह का ट्रस्ट बना के। प्लीज हमें थोड़ा जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि मीडिया तो इसको दिखाने वाली नहीं है। एसबीआई को इस चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी दी गई कि आप इन पैसों का देखरेख करिए। एक शुरुआत तो दी किसी पार्टी के नेता ने, लेकिन उसके बाद फिर इस पे बात नहीं हुई। हाय एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जय श्री राम का नारा लगाना एक पॉलिटिकल फ्रेम बन चुका है हमारे देश में, और श्री राम जन्मभूमि में हुए चंदे चोरी के विषय में कोई बात नहीं करना चाह रहा। इतना सेंसिटिव टॉपिक जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बहुत से लोग बहुत आस्था लेके उस मंदिर में जाते हैं, अपनी कोई मन्नत पूरी होती है या किसी भी प्रकार की कोई शुभ कार्य भी होता है तो हम जाके वहाँ पे दर्शन करते हैं और चढ़ावा देते हैं, चाहे एक माँ है या पिता है, भाई है या कोई भी है। लेकिन इस चढ़ावे की चोरी हो जाना एक ऐसे देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, और वहाँ पे सबसे बड़े स्तंभ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी कोई भी मीडिया ले लीजिए, वहाँ पे इस चंदे चोरी के विषय में इतनी बात नहीं की गई जितनी नॉर्मली किसी भी टॉपिक पे बात की जाती है। अगर मैं कोई और शब्द यूज़ कर लूँगा तो वो शायद गलत हो जाएगा, लेकिन इस विषय पे इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि शायद ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझा गया। लेकिन अगर आंख बंद करके आप सोचिए कि हमारे घर, मोहल्ले, बगल में कोई भी अगर मंदिर है और आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पे कोई भी, चाहे पुजारी है या कोई कार्यकर्ता है, वो वहाँ पे चोरी करता है, तो आपका कैसे विश्वास रहेगा इन चीज़ों पे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस राम मंदिर चंदे चोरी के ऊपर, जो मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, क्योंकि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हैं और वो सब देखने के बाद मुझे खुद बहुत शॉकिंग लगा कि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया गया या इतना ज़्यादा गैप कैसे रह जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर मंदिर जब बनता है, बहुत बड़ा मंदिर जहां आस्था का सवाल होता है, शिरडी को ले लीजिए या वैष्णो देवी को ले लीजिए या हमारा अयोध्या मंदिर की स्थापना हुई, तो वहाँ पे उसकी देख रेख करने के लिए ट्रस्ट बनता है, ताकि जो भी पैसा आएगा चढ़ाया जाएगा, उसका देख रेख किया जाएगा, लोगों को, आने वाले लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो ये ट्रस्ट बहुत सारे स्कूल, अस्पताल या बाकी सारी चीज़ों में अपने समाज सेवा में लग जाता है। ठीक इसी तरीके से अयोध्या राम मंदिर के लिए भी ट्रस्ट बनाया गया, लेकिन पहले पॉइंट पे ही आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि हम में से कितने ही लोग हैं जो इस बारे में जानते ही नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट जानते हैं। किस तरह का ट्रस्ट बनाया गया आप मानेंगे? ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया गया। ऑटोनोमस ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट हो गया कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। हमारे देश में एक आरटीआई नाम की चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे कहीं पे भी किसी सरकारी जगह पे या किसी भी ट्रस्ट को जाके मुझे कुछ पूछना है तो मैं आरटीआई के थ्रू जाके, मेरा पूरा राइट है, मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। आप बिलीव करेंगे कि इतना बड़ा मंदिर जिसके पीछे इतनी पॉलिटिक्स की गई, उसके ट्रस्ट आपने ऑटोनोमस बना दिया। यही बहुत बड़ा एक गैप नजर आया मुझे तो। और आरटीआई के थ्रू आम जनता जाके क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चंदा आ रहा है या कितनी सुविधाएं हैं या ये मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहला सबसे बड़ा लूप होल पहले दिन ही स्थापित कर दिया गया इस तरह का ट्रस्ट बना के, जहाँ पे लोग पूछ ही नहीं सके। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें किसी के नज़र में नहीं आ पाई। चलिए ठीक है, ट्रस्ट बन गया, सारी चीज़ें हो गई। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं नहीं बात करना चाह रहा, ना मैं किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, उस ट्रस्ट के मेंबर में कम से कम 11 से 12 मेंबर एक ही रूलिंग पार्टी के क्यों थे। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? ट्रस्ट अपने आप में विश्वास की बात हो रही है यहाँ पे कि हम आम पब्लिक उस पर ट्रस्ट कर सके। अगर 15 से 16 लोगों के बीच में अगर 10 से 11 लोग एक ही जगह से होंगे तो वहाँ पे यूनिटी बन जाएगी और वहाँ पे उनके हिसाब से चीज़ें चलना शुरू हो जाएगी। तो बात समझने की है कि अगर हम ट्रस्ट के मेंबर्स का, इंडिविजुअल का सही तरीके से चुनाव नहीं करेंगे तो सिस्टम खोखला हो जाएगा। और एक्चुअल में हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। रेफरेंस, अपनापन, बाकी चीज़ें, करप्शन हाई लेवल पे है। आम जनता के लिए श्री राम मंदिर खोल दिया गया, लोगों का आना शुरू हुआ, भीड़ आनी शुरू हुई, चढ़ावा बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला गया, करोड़ों में चढ़ावा आने लग गया। लोग चांदी डोनेट करते हैं, सोना डोनेट करते हैं, डॉलर डोनेट करते हैं, अलग अलग करेंसीज में डोनेट करते हैं, कुछ लोग बड़ी रकम को रसीद के थ्रू डोनेट करते हैं। बहुत बड़ा चढ़ावा आता है। यह कोई आम कैलकुलेशन नहीं है जो एक आम आदमी को इजीली समझ में आएगा कि बस उसने सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि चंदा चोरी हुई है और इसमें एसआईटी हो गई और ये जाँच चल रही है। नहीं, प्लीज़ हमें थोड़ा जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि मीडिया तो इसको दिखाने वाली नहीं है। मेरी की तरह अगर और भी कोई वीडियो अगर बना रहा है या इस विषय में बात कर रहा है, प्लीज़ उसको समझो, देखो और अपने भी व्यूज़ रखो, क्योंकि ये जब आवाज़ उठेगी तभी जाके लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्वेश्चंस पूछेगी। तीसरी चीज़ आती है कि जब आपने ट्रस्ट में अपने ही लोगों को डाल दिया तो वो आने वाले टाइम में जब
जब बहुत सारा करोड़ों में चढ़ावा आने लग गया तो उसमें लोगों को गिनती करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। एसबीआई को इस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी दी गई कि आप इन पैसों का देख रेख करिए, जो भी चढ़ावा आएगा कैश में उसको काउंटिंग करके आप लेके जाइए और अपने पास रखिए, और बाकी चीज़ों को फिर हम मैनेजमेंट तरीके से करेंगे और ऑडिट इसका कराएंगे। इसमें होता क्या है कि एसबीआई को अब टीम चाहिए थी, रिक्रूटमेंट चाहिए थी। एक बच्चा, आप समझ रहे हैं मैं एसबीआई का नाम ले रहा हूँ, एक गवर्नमेंट बैंक का नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे तैयारी करता है, कितनी कंपटीशन की तैयारी करता है तो जाके उसकी जॉब लगती है। यार यहाँ पे भी रेफरेंस के बेसिस पे कुछ लोगों को रिक्रूट कर लिया गया, एक यानी कि रिक्रूटमेंट प्रणाली को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया, कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, जितनी न्यूज़ है उसके बारे में। अब रिक्रूटमेंट जब आप प्रोसेस के थ्रू नहीं करोगे तो अपने ही लोगों को आप रिक्रूट करा दोगे। चलिए ठीक है, रिक्रूट करा दिया, लोगों को कैसे पता चलेगा इस बारे में ज़्यादा जानकारी अभी, क्योंकि इस विषय में बात हो रही है और ये सबको पता है तो इसलिए ये पता लग गया, अदरवाइज ये जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता। जब लोगों ने अपने रेफरेंस के थ्रू कुछ लोगों को उसमें रिक्रूट कराया, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी केस कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोई गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता हमारे देश का संविधान कहता है कि उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। आपने चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात तो सुनी होगी, बिल्कुल वही होता है यहाँ पे। कुछ लोगों ने क्या किया कि जो कैमरे से जहाँ पे इनके व्यूज़ थे उनको ब्लॉक करना शुरू किया और स्मार्ट तरीके से कैश की चोरी करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। कैमरेज का व्यू ब्लॉक करने की वजह से कौन चोरी कर रहा है, किस तरीके से चोरी कर रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है और कैमरे में नहीं आ रहा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बीच में भी पता चला है, सुनने में आया है कि ये सब पैसा जो भी चुराते थे ये ले जाके बाथरूम में इसको शिफ्ट करते थे और उसके बाद जब घर जाते थे तो इसको अपने साथ लेके जाते थे। दूसरे तरीके से भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनके हाथ नहीं कांपे, ये किस तरीके से चोरी करने का आइडिया निकाल रहे थे। इन्होंने 50,000 की गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट डालने शुरू कर दिए, 10,000 5,000 रुपये, और बाद में जाके जब वहाँ से लेके और बैंक के बीच में जो रास्ता था उन ट्रांजिट में, वहाँ से वो पैसा उन्होंने निकाला है। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस तरीके से ये चोरी की गई, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग है कि जिस तरीके से बात उठी नहीं और बात को रखा नहीं गया। हमारे अपोजिशन ने भी कभी इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं रखा गया, शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। एक शुरुआत तो दी किसी पार्टी के नेता ने, लेकिन उसके बाद फिर इस पर बात नहीं हुई। जिस तरीके का हंगामा होना चाहिए था या इस पर जवाब मांगना चाहिए था वो चीज़ नहीं निकल के आ पाई और हम सिर्फ बात करते रह गए। इसका सबसे बड़ा कारण मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ना ही इसकी मीडिया में बात हुई, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना ही प्रिंट मीडिया में, अखबार में भी कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। अब अगली आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो जहाँ पे भी कैमरे लगते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या मंदिर है या कोई भी कैंपस है, वहाँ पे इन कैमरों का एक सर्वर रूम होता है जहाँ पे उनकी एक एसओपी होती है कि इतने दिन का डेटा उनके पास रिकॉर्ड में रहना चाहिए। क्लियरली साफ साफ बताया गया था कि राम मंदिर का लगभग 180 दिनों का यानी कि 6 महीने के आसपास का डेटा रिकॉर्ड सर्वर रूम में अवेलेबल होना चाहिए। बट बहुत ही सरप्राइजिंग की बात है, जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ जाती है और देखती है तो वहाँ पे 45 दिन से ज़्यादा का डेटा रिकॉर्ड डिलीटेड। सिर्फ 45 दिन के डेटा रिकॉर्ड से कैसे कोई जज कर सकता है? इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिंपल सी चीज़ आई, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, देखा कि ये मामला तूल पकड़ रहा है, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक्शन लिया और एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब एसआईटी में कौन कौन मेंबर थे इस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एसआईटी ने जो भी रिपोर्ट्स अपनी तैयार करनी है, प्रिलिमिनरी या फिर फाइनल, उसको किसको सौंपना है? एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को सौंपना है जो ऑलरेडी ट्रस्ट का मेंबर हो। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मुझे खुद की ही कॉपी चेक करनी है तो मैं अपने आप को किस तरीके का मार्क्स दूंगा और क्या ऑथेंटिसिटी रहेगी, क्या ग्रेविटी रह जाएगी ये एसआईटी को रखने का और चीज़ों को जनता के सामने लाने का। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्यों की गई और ये सारी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं है। इस तरह का चीज़ किया गया और बहुत हल्ला मचा। आप मानेंगे कि इस चीज़ के लिए भी कोर्ट को इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ी अपनी और स्टेटमेंट देना पड़ा कि एक न्यू एसआईटी का निर्माण किया जाए और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखिए, जब भी किसी मंदिर या किसी भी आस्था का विषय आता है तो लोगों के सेंटिमेंट्स और बहुत इमोशंस जुड़ जाते हैं। हमें नहीं पता कि ये सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मामला कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कड़े से कड़े रुख अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को लेके मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही तरीका था इन्वेस्टिगेशन करने का? क्या हमें विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन सही होगी? और क्या जो सच में हुआ? हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना और प्रॉब्लम यही है कि कुछ भी इंसिडेंट होता है, थोड़े टाइम के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल सच्चाई लोगों के पास सामने तक नहीं आ पाती और मीडिया के थ्रू कभी भी पता नहीं चल पाता।
और बाद में लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बिजी हो जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं। बट कभी भी इस तरह की अगर चीज़ हो तो कम से कम इतने सख्त कदम उठाए जाएं कि आने वाले टाइम में किसी की भी रूह कांप जाए इस तरह की सोच रखने की, इस तरह की प्लानिंग करने की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे कि सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या था और आने वाले टाइम में हम और क्या जानकारी ले सकें। जब ये खुल के सामने आएगा कि कौन कल्प्रिट था, किसकी गलती थी, कहाँ पे लूप होल्स थे, उन सब चीज़ों को जब क्लोज किया जाएगा तो वहीं पे सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। वीडियो के अंत में सबसे बड़ा पॉइंट मैं अभी भी बोलता हूँ कि कल को कोई भी अगर मंदिर या किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर ट्रस्ट बनता है तो सिंपल है, हमें एज ए जनता हमें समझ में आना चाहिए कि कोई भी ट्रस्ट ऑटोनोमस ट्रस्ट नहीं बनना चाहिए। हमारे देश का इतना बहुत ही खूबसूरत कानून है आरटीआई, जिसके थ्रू एटलीस्ट हमें जानकारी प्राप्त करने का कोई तो अधिकार हो। अगर ऑटोनोमस ट्रस्ट बन जाएगा तो कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।